नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी मीना, सहायकाचार्य, इतिहास राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी की उपलब्धियाँ, उसके समय भारत की स्थिति, राजनीतिक परिस्थितियाँ, महमूद गजनवी से उसकी तुलना, उसके समय में, दोनों के समय में, भारत के समय में जो परिस्थितियाँ थी और कौन ज़्यादा सफल शासक रहा इनमें, उन सब की हमने तुलना की, सारी चीज़ें हमने देखी, विजय अभियानों के बारे में हमने बात की। आज का हमारा टॉपिक मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम राजपूतों की पराजय के कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है राजपूतों की पराजय के कारण क्या रहे। तो सबसे पहले बच्चों बात आती है कि तुर्कियों की विजय के कारणों को, यदि उन कारणों की जड़ में जाए जिन्होंने तुर्कों को विजय दिलवाई, तो हमें एन इंस्टेंट कोई कारण, तात्कालिक कारण से पहले हमें पूर्व की पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा कि उस समय भारत में जो राजनीतिक सत्ता थी वो किस प्रकार थी, सामाजिक संरचना थी वो किस प्रकार थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी। उसके बाद हम चलेंगे उसके तात्कालिक कारण पे। तो राजपूतों की पराजय का जो ये विषय है, ये गहरे विवाद का विषय रहा है और इसकी जब हम बात करते हैं, इस पराजय के कारणों की यदि हम बात करें, तो पूरी तरीके से हम ये देखेंगे कि इसका जो बोध था, इसका पूरा सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति से पूरी तरीके से ये कारण यहाँ उभर के आएंगे। क्योंकि हम जानते हैं तुर्क थे जो मुस्लिम थे, और मुस्लिमों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो यहाँ पे भी उन्होंने लूट मार के उद्देश्य से ही वो आक्रमण ज़्यादा किए। तो बहुत से इतिहासकारों का फिर यहाँ पे एक विवाद उत्पन्न होता है कि उनकी जीत के कारण क्या रहे यहाँ। तो आज हम देखते हैं, सबसे पहले जो दो इतिहासकार हैं, तत्कालीन इतिहासकार है उस समय के, हसन निजामी और मिनहाज उस सिराज। तो उनका मानना है कि तुर्कों की विजय प्योरली एक डिवाइन कृपा थी, पूरी दैवीय कृपा थी, और उन पे देवीय कृपा हुई जिस वजह से वो जीते। वहीं पर एक दूसरा इतिहासकार फ़क्र मुदव्विर, जिसका अपना ग्रंथ है आदाल उल हर्ब में, तुर्कों की विजय के दो कारणों पे पॉइंट आउट करते हैं वो, जिसमें एक उनका मानना है कि उनकी जो तुर्कों की जो सेना थी वो श्रेष्ठ अश्वारोही सेना थी, बहुत गतिशील सेना थी उनकी, और दूसरा कि भारतीय पक्ष में सामंती ढांचे से बनी सेना की विशेष दुर्बलता। जब उस सेना की भारतीय सेना से तुलना होगी तो भारतीय सेना अपने सरदार के प्रति अधिक निष्ठावान थी, क्योंकि यहाँ सामंतवादी ढांचा जो गुप्त काल के बाद से ही चला आ रहा था, उसी सामंतवादी ढांचे के तहत यहाँ पे उप सामंतीकरण हुआ। सामंत अपने प्रमुख सरदार के मातहत थे और उससे नीचे वाले अपने नीचे वालों के मातहत थे। तो इस तरीके से केंद्रीय जो सत्ता थी उसके प्रति किसी की उतनी निष्ठा नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सरदार और अपने मुखिया के प्रति उत्तरदायी थे। तो ये जो सामंती ढांचा था, इसने सेना को विशेष रूप से दुर्बल कर दिया। वो पूरी तरीके से अपने सरदार की आज्ञा का पालन करते थे। वहीं एक अन्य इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने जो बताया कि अरब, पठान, मुगल और तुर्क जाति में इस्लाम के द्वारा दिए गए तीन मूल गुण उनकी विजय में सहायक बने। जिसमें पहला गुण वो बताते हैं कि पूरे तुर्क जाति में या इस्लाम में समानता पे आधारित सामाजिक व्यवस्था होती है। यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं होती, इनमें ऊंच नीच की भावना नहीं होती, इनमें भाईचारे की भावना होती है। तो इस कारण को वो पहला नंबर का पॉइंट आउट कारण बता रहे हैं जदुनाथ सरकार की, समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था और उनका भाईचारा। दूसरा बताते हैं वो कि यहाँ पे कि गाजी की प्रवृत्ति, ठीक है,
बच्चों उनका कहना था दूसरा जो प्रमुख कारण है वो गाजी यानी विजेता की प्रवृत्ति से धारण थे। वो अल्लाह के नाम पे युद्ध लड़ते थे, और जो व्यक्ति अल्लाह के नाम पे युद्ध करेगा उसे अपनी मृत्यु से भय नहीं रहेगा। और जो व्यक्ति सेना में, युद्ध क्षेत्र में जिसकी सेना मृत्यु के भय से रहित हो, वो बहुत खतरनाक साबित होती है, यह आप भी जानते हो। इसीलिए तो मार्क्स कहता था कि धर्म का नशा अफीम से भी बुरा होता है। आप धर्म के नाम पे किसी व्यक्ति से कुछ भी करवा सकते हो। ये बात चाहे तुर्क पे लागू कर लो, चाहे इस्लाम पे लागू कर लो, चाहे हिंदुओं पे लागू कर लो। धर्म एक ऐसा व्यक्ति का एक ऐसा दुखती हुई रग है, एक ऐसी कमजोरी है जिसका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। इसी तुर्की सेना का भी फ़ायदा उठाया गया उसके सरदार के द्वारा, और उन्हें ये बताया गया कि आप अल्लाह की शहादत में कुर्बान हो रहे हो। यदि युद्ध क्षेत्र में मर भी जाते हो तो आप एक बलिदान कर रहे हो, शहीद हो रहे हो एक तरीके से आप। तो आप देखिए, इसे बोलते हैं कि गाजी की प्रवृत्ति, एक तरीके से जो युद्ध में काफिरों के विरुद्ध जो युद्ध में उतरा है, और जो अपने जीवन को और पूरी मृत्यु को युद्ध के लिए न्यौछावर करने के लिए पूरी तरह तैयार है, धर्म के नाम पे और अल्लाह के नाम पे। तो इस तरीके से उन्होंने गाजी की प्रवृत्ति धारण की। तीसरा, अल्लाह और इस्लाम दोनों, अल्लाह के नाम पे और इस्लाम धर्म में शराब का नशा वर्जित है, और ये शराब के नशे से वर्जित होने का गुण था। उन्होंने तुर्की समस्त सेना को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखा। तो देखिए कितने बड़े 3 कारण यहाँ उभर के आ रहे हैं। जदुनाथ सरकार ये बोलते हैं, तुर्कों के विपरीत राजपूत और अन्य हिंदू सैनिक युद्ध भूमि में दूरदर्शी रणनीति और आकस्मिक आक्रमण के समय कुशल युद्ध प्रदर्शन करने की क्षमता खो बैठते थे। बिल्कुल बच्चों, आप समझो एक सेना, जो राजपूत सेना पूरी ऐशो आराम की उनकी ज़िंदगी रहती थी, शराब के नशे में वो डूबे रहते थे, और इस तरह नृत्य, उनका दरबार पूरा नृत्य से, संगीत से, मद्यपान से, सुरा शराब से जिस तरीके से वो लबरेज रहता था, पूरी राजपूत सेना उसी की आदी थी। और पूरी राजपूत सेना में मैं यूँ कहूँ कि वो शराब पी के पड़े हुए हैं, उन्हें यही पता नहीं है कि आगे की रणनीति क्या करनी है और किस तरीके से हमें युद्ध जीतना है। तो कुशल युद्ध प्रदर्शन की उम्मीद करना उनसे बेईमानी है। तो यहाँ पे जदुनाथ सरकार इन 3 कारणों को पॉइंट आउट करते हैं जो तुर्कों की विजय के कारण रहे। अब आगे जाते हैं तो अंग्रेजी इतिहासकारों की बात आती है, लैंडफुल एल्फिंस्टन। तो ये क्या कहते हैं, तो एल्फिंस्टन का तो ये मानना है कि तुर्क थे जो ठंडे प्रदेश के मांसाहारी लोग थे, और इस वजह से उनमें भारतीयों के सापेक्ष कहीं अधिक बल था। शक्तिशाली योद्धा थे, उत्साही थे, धैर्यवान, उत्कृष्ट सैन्य गुणों से युक्त थे। तो अब यूँ इस बात पे हम यूँ आते हैं कि भौगोलिक स्थिति और आहार संबंधी तर्क भ्रामक और पूर्वाग्रह से युक्त है। क्यों? क्योंकि भारतीय सेना में भी उत्तर भारत के कुछ सैनिक थे, तो क्या वो मजबूत नहीं थे, वो साहसी नहीं थे, क्या उत्साह राजपूत सेना में नहीं था? और तो इस तरह भौगोलिक प्रदेश के आधार पे और आहार संबंधी दृष्टिकोण के आधार पर हम किसी सेना को विजेता घोषित करते हैं, तो ये एक सही प्रतीत नहीं होता। अगर ऐसा ही था तो मोहम्मद गौरी की जो सेना 2 बार ठंडे प्रदेश में जाके क्यों हार गई? यदि बात यही थी कि वो हारते नहीं थे तो क्यों 2 बार पराजित हुई गौरी की सेना? तो यहाँ पे भी एक हम ये देख सकते हैं इनका ड्रॉबैक। अब हम बात करें कि चलो यहाँ तक बात हो जाती, अब इस तरह के कारणों में नहीं उलझ के हम क्लियर कट जाते हैं कि उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो तुर्की आक्रमण के समय भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। राज्य की सीमा विस्तार के लिए और वंश की प्रतिष्ठा हेतु राजपूतों में निरंतर संघर्ष होता था। सामंतीकरण की प्रक्रिया ने संघर्षरत समाज को और भी जर्जर कर दिया। इन परिस्थितियों में जब किसी राज्य पर तुर्की सेना का आक्रमण हुआ तो अन्य राज्य मूक दर्शक बने रहे, क्योंकि आपस में सब एक दूसरे के विरोधी थे। तो बहुत ही आसानी से तुर्कों ने राजपूती सेना को हरा दिया। ये इनके राजनीतिक कारण थे, आपस में विभाजित होना और एक दूसरे की वंश प्रतिष्ठा के नाम पर लड़ना। जैसे मैं पहले भी उदाहरण दे चुकी थी, कन्नौज का जो जयचंद था, गहलवाल वंशी जयचंद, उसका पृथ्वीराज की पुत्री संयुक्ता को लेके और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेके आपस में उनकी प्रतिद्वंद्विता थी। और जब पृथ्वीराज पर आक्रमण किया तो जयचंद ने उसकी सहायता नहीं की, और जब गौरी ने वहाँ आक्रमण किया जयचंद पे तो पृथ्वीराज उसकी सहायता। तब तक तो खैर उससे पहले गौरी उसको हरा चुका था, हालांकि जयचंद से तो वो बाद में आक्रमण करता है। लेकिन यहाँ एक बात है कि आपस में इनमें फूट थी।
अब सामाजिक कारणों पे आए तो तुर्कों के सापेक्ष जो भारतीय समाज था वो वर्ण व्यवस्था के अधीन रहा था, और वर्ण व्यवस्था के कारण बहुत से वर्ग यहाँ उत्पन्न हो गए। छुआछूत, जाति वर्ण पर आधारित भेदभाव ने समाज को अंदर से खोखला कर रखा था। शोषित वर्गों, जातियों में देश अथवा राज्य विशेष की सुरक्षा अथवा विदेशी आक्रमण के प्रतिरोध की भावना का होना संभव नहीं था, क्योंकि बच्चों आप समझते हो कि सेना में उच्च पदों पे ब्राह्मण क्षत्रिय का अधिकार था, और तो किसी शूद्र और उससे वैश्य से ये उम्मीद करना कि वो तुर्कों के आक्रमण के समय सेना में भर्ती होकर उनका प्रतिरोध करते, तो ये संभव नहीं था। उत्तराधिकार और वंशानुगत उत्तराधिकार के कारण ब्राह्मण का बेटा, क्षत्रिय का बेटा ही सेना में शामिल होता था, तो अन्य वर्गों से उम्मीद करना वह बेईमानी था। इसके अलावा और राजपूतों में अन्य भी कुप्रथा जैसे शराबखोरी, जुआ, बहुविवाह प्रथा, स्त्रियों की हिंदशा, सती प्रथा आदि बुराइयों ने उनके समाज को अंदर से खोखला कर दिया। साधारण जनता को न तो शासन में हाथ बटाने का अधिकार था, न ही सैन्य रूप में भाग लेने का। फलतः राजा और आम जनता के बीच घनिष्ठता का संबंध नहीं रहा, और आम जनता का यह भी विश्वास था कि देश की रक्षा उनका कर्तव्य नहीं है, यह क्षत्रिय का कर्तव्य है, क्योंकि वो सेना के अंग नहीं है, और उनकी यही सोच युद्ध के समय घातक सिद्ध हुई। अब हम चलते हैं सैनिक कारणों पे। तो सैनिक कारणों में हम देखते हैं कि जो अक्ता प्रथा थी, जो बड़े बड़े लैंड ग्रांट देने की बात थी, और एक तो जो तुर्कों की कबीलाई संरचना थी, एक कबीले के रूप में थी, और कबीलाई संरचना आपस में बहुत सुगठित होती है, उनमें बहुत एकता, भाईचारे की भावना होती है। तो इस प्रणाली के कारण तुर्कों के पास जो बड़ी बड़ी घुड़सवार सेनाएं थी, का एक जिसमें सेना में पर्टिकुलर सेना का एक कबीले का अध्यक्ष था, इस तरह बड़ी बड़ी सेनाएं थी। भारतीय घोड़ों की अपेक्षा तुर्की घोड़े अधिक अच्छी नस्ल के थे। हाथियों की सेना पर राजपूत सेना की अत्यधिक निर्भरता घातक सिद्ध हुई, क्योंकि एक तो हाथी धीमी गति से चलते हैं, विशाल आकार होने के कारण आसानी से तुर्की तीरों का शिकार हो जाते थे, और तीरों की बौछार से कभी कभी घायल होकर अपनी सेना को रौंद भी डालते थे। रकाब और नाल का प्रयोग यद्यपि भारतीय भी शताब्दियों से करते आ रहे थे, लेकिन व्यापक पैमाने पर इनका प्रयोग तुर्कों ने किया। इससे उनकी मारक क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई। यहाँ पे एक पॉइंट और यह है कि जो तुर्की सेना नायक थे वो मध्य एशिया में उनकी जो विपरीत परिस्थितियाँ थी, उनके कारण युद्ध के रणनीतिक दाव पेचों में अत्यधिक कुशल हो गए थे, और यही कुशलता यहाँ काम आई। राजपूतों के दुर्ग किलों को तोड़ने के लिए उनके पास अरादा मजनी जैसे यंत्र भी थे, जिन्होंने तुर्की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त तुर्की अपनी सेना को कई भागों में बांटते भी थे, और बारी बारी से आक्रमण करते थे। वहीं राजपूत सेना एक ही बार में युद्ध मैदान में उतर जाती थी, और जब अंत में यह राजपूत सेना थक जाती थी तो अपनी जो रिजर्व सेना होती थी, जिसे कोतल सेना कहा जाता था, उसको उस थकी हारी सेना पर आक्रमण करने को जब कहते थे तो पूरी सेना ऐसे के ऐसे समर्पण कर देती थी। कभी कभी तो ये होता था तुर्की सेना भागने के बहाने से शत्रु दल को अपनी सेना के मध्य फंसाकर उस पर भयंकर प्रहार करके विजय प्राप्त कर लेती थी। अब आगे देखें कि केंद्रीकृत सत्ता का अभाव और सामंतवाद का प्रभाव, इसके कारण राजपूत सेना शासकों के प्रति पूर्ण रूप में निष्ठावान नहीं होती थी। ये भी कारण था उनकी हार का। इसके अतिरिक्त तुर्कों की गुप्तचर व्यवस्था राजपूतों के सापेक्ष कहीं अधिक अच्छी थी। शत्रु पक्ष की समस्त दुर्बलताओं का वो पूरी आसानी से अपने पक्ष में लाभ उठाते थे, और धर्म से निष्पन्न गाजी की अवधारणा ने भी तुर्की सेना को आशातीत आत्मबल प्रदान किया। अब देखते हैं कि कुछ व्यक्तिगत कारणों में यदि हम जाएँ तो कुछ एक अपवादों को छोड़कर भारतीय सेनापति और शासकों के सापेक्ष जो तुर्की सेना नायक थे गजनवी मोहम्मद गोरी ऐबक, ये बहुत अच्छे एक संगठनकर्ता, नेतृत्वकर्ता शासक थे, कहीं अधिक सफल थे। विपरीत परिस्थितियों, हजारों मील की दूरी के बावजूद इन्होंने साम्राज्य प्राप्ति के अपने के लक्ष्य को न केवल प्राप्त किया बल्कि उसे सुरक्षित बनाने के अदम्य उत्साह के साथ अनथक प्रयास भी किए। ऐबक ने किस तरह यहाँ पे जब गौरी चला जाता है उसे भारतीय साम्राज्य का सेनापति बना के किस तरह एक एक करके बदायूं और इधर और भी जगह पे वो आक्रमण करता है, और किस तरह बिहार, नालंदा वहाँ पे आक्रमण करके उन क्षेत्रों को हस्तगत करता है, अजमेर पर भी आक्रमण करता है। तो ये इस तरह के कारण थे, हम देख सकते हैं कुशल सेनापति थे वहाँ पे। तो इन अनेक कारणों के वर्णन से स्पष्ट है कि भारत में तुर्की विजय किसी एक का परिणाम नहीं थी, तो हम कहीं भी एक कारण का उल्लेख नहीं करेंगे। यह काम न्यूनाधिक भूमिका वाले सम्मिलित कारणों का ही परिणाम था। तो आज बच्चों हमारा टॉपिक पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे अगले जो हमारा टॉपिक है, हमारे सिलेबस का अगला टॉपिक,
उसके बारे में, सल्तनत काल में जो प्रमुख सुल्तान हुए उनके बारे में। ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।